स्वागत है आपका मिडनाइट टेल्स में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एजे। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और इस कहानी को अकेले अंधेरे में देखने की गलती न करें, क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और आवाजें हो सकती हैं। कहते हैं कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि उनके पीछे जो छिपा है वो सदियों से भूखा है। एक साधारण सा परिवार, एक नया घर और एक ऐसी ताकत जो रूह को अंदर से खोखला कर देती है। जब विज्ञान हार जाता है और दुआएं बेअसर होने लगती हैं, तब शुरू होता है मौत का असली तांडव। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात शैतान आपके घर का दरवाजा खटखटाने वाला है। एक मध्यम वर्गीय परिवार विक्रम, उसकी पत्नी अंजलि और उनके 2 बच्चे 12 साल की तान्या और 7 साल का रोहन शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने विला में रहने आते हैं। घर दिखने में आलीशान था, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी नमी और गंध थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि तान्या को स्टोर रूम में वहां उसे एक पीतल का छोटा सा आईना मिला, जिसके चारों ओर अजीब नक्काशी थी। तान्या ने जैसे ही उस आईने से धूल साफ की, उसे लगा जैसे आईने के अंदर से किसी ने उसे वापस देखा हो। उस रात के बाद तान्या का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो जो बच्ची पहले बहुत हंसमुख थी, अब अंधेरे कमरों में अकेले बैठना पसंद करने लगी। एक रात अंजलि तान्या के कमरे के पास से गुजर रही थी, जब उसने अंदर से भारी चीजों के गिरने की आवाज सुनी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी रूह कांप गई। तान्या अपने बिस्तर पर लेटी नहीं थी, बल्कि उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ा हुआ था और वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। तान्या की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। जैसे ही उसने अंजलि को देखा, वो जमीन पर गिरी और एक ऐसी आवाज में गुर्राई जो किसी जंगली जानवर की लग रही थी। ये जमीन मेरी है और ये रूह भी अब मेरी है। विक्रम भागता हुआ आया और उसने लाइट जलाई तो कमरे का नजारा देख दोनों सन्न रह गए। कमरे की दीवारों पर ताजा खून से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे और तान्या अपने ही हाथ की खाल दांतों से नोच रही थी। घर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनकी सांसों की भाप साफ दिखने लगी। विक्रम ने तान्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने उसे एक हाथ से धक्का दिया और विक्रम कमरे के दूसरे कोने में जाकर गिरा। तान्या अब अजीब तरह से अपने सिर को पीछे की ओर घुमा रही थी और तान्या की हालत देखकर विक्रम और अंजलि पूरी तरह टूट चुके थे। अगले दिन वे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, दिमाग का स्कैन, ईसीजी, सब कुछ, लेकिन हर रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टरों का कहना था कि ये शायद स्किज़ोफ्रेनिया या कोई मानसिक बीमारी है। लेकिन उस रात घर लौटते ही जो हुआ, उसने विज्ञान के हर दावे को झुठला दिया। रात के ठीक 3 बजे थे, वो समय जिसे शैतान का पहर कहा जाता है। पूरा घर अचानक कांपने लगा। रसोई के बर्तन अपने आप गिरने लगे और अलमारियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। रोहन, जो तान्या के बगल वाले कमरे में सो रहा था, जोर से चिल्लाया। विक्रम और अंजलि जब भागकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तान्या रोहन के बिस्तर के पास खड़ी थी, पर वो खड़ी नहीं थी। वो उल्टी स्पाइडर वॉक होकर दीवार पर चल रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह सूज चुका था और उस पर गहरी खरोंचें थी, जिनसे पीला तरल पदार्थ निकल रहा था। तान्या, नीचे आओ बेटा, अंजलि रोते हुए चिल्लाई। तान्या ने धीरे से अपना सिर 180 डिग्री घुमाया। उसकी आवाज अब किसी भारी धातु के रगड़ने जैसी थी। उसने रोहन की तरफ इशारा किया और बोली, तर अगला शिकार ये बच्चा होगा। इसकी मासूमियत मुझे और ताकत देगी।
अचानक घर के सारे बल्ब एक धमाके के साथ फूट गए। अंधेरे में सिर्फ तान्या की चमकती हुई सफेद आंखें दिख रही थीं। विक्रम ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि तान्या अब फर्श पर थी, लेकिन वो तान्या नहीं लग रही थी। उसका शरीर अब बहुत भारी और काला पड़ने लगा था। वो अजीब भाषा में मंत्र बुदबुदा रही थी, जिसे सुनकर अंजलि के कान से खून बहने लगा। विक्रम को एहसास हो गया कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है। उसने अंजलि से कहा, हमें किसी डॉक्टर की नहीं, किसी ऐसी शक्ति की जरूरत है जो इसे समझ सके। तभी खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर लगा हुआ बड़ा सा आईना चकनाचूर हो गया। उन कांच के टुकड़ों में तान्या का चेहरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन और डरावने शैतान का अक्स दिख रहा था। सुबह होते ही विक्रम ने अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया, जिसने उसे फादर डिसूजा के बारे में बताया, एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन ताकतों से लड़ने में बिता दी थी जिन्हें दुनिया नकारती है। जब फादर डिसूजा उस विला के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने कदम रखने से पहले ही अपनी क्रॉस कसकर पकड़ ली। इस घर की हवा में बहुत दर्द और पुरानी नफरत है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही वे तान्या के कमरे की ओर बढ़े, घर के अंदर का माहौल भारी होने लगा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें नीचे धकेल रहा हो। तान्या के कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। विक्रम ने उसे तोड़ने की कोशिश की, पर लकड़ी लोहे जैसी सख्त हो चुकी थी। फादर ने पवित्र जल, होली वाटर दरवाजे पर छिड़का और लैटिन भाषा में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुला। अंदर का नजारा देखकर फादर की रूह भी कांप गई। तान्या बिस्तर से 4 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके शरीर के चारों ओर काले साए लिपटे हुए थे। जैसे ही उसने फादर को देखा, वो जोर जोर से हंसने लगी, ऐसी हंसी जिसमें हजारों लोगों के रोने की आवाज शामिल थी। अरे बूढ़े, तू फिर आ गया? पिछली बार की हार भूल गया क्या? वो शैतान तान्या के गले से बोला। फादर डिसूजा के चेहरे पर एक पल के लिए डर दिखा, जैसे उस शैतान ने उनके अतीत का कोई पुराना जख्म कुरेद दिया हो। तान्या का शरीर अब हिलने लगा और कमरे की हर चीज, किताबें, लैंप, यहाँ तक कि भारी अलमारी भी फादर की तरफ उड़ने लगी। अंजलि कोने में दुबककर प्रार्थना कर रही थी, जबकि विक्रम फादर को बचाने के लिए आगे बढ़ा। फादर ने अपनी बाइबल खोली और जोर से चिल्लाई, ये शरीर तेरा नहीं है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अपना नाम बता। तान्या का चेहरा अचानक पिघलने जैसा लगा। उसकी खाल के नीचे कुछ रेंग रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा कोई एक नाम नहीं है। हम अबाडोन के सेवक हैं और इस बच्ची की रूह का सौदा बहुत पहले इसके पूर्वजों ने कर दिया था। ये सुनते ही विक्रम के होश उड़ गए। उसे याद आया कि ये विला उसके परदादा का था, जिनके बारे में परिवार में कभी कोई बात नहीं की जाती थी। फादर डिसूजा की बातों ने विक्रम को सन्न कर दिया। विक्रम को बचपन की धुंधली यादें आने लगी, जब उसके दादाजी हमेशा उस बंद तहखाने के पास जाने से मना करते थे। फादर, अगर ये सौदा पुराना है तो इसका अंत कहाँ है? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। फादर ने अपनी प्रार्थना जारी रखते हुए कहा, हर शैतानी कब्जे का एक लंगर, एंकर होता है, कोई ऐसी चीज जिसके दम पर वो इस दुनिया में टिका रहता है। हमें इस घर के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। विक्रम एक कुल्हाड़ी और टॉर्च लेकर उस पुराने तहखाने की ओर बढ़ा, जिसका दरवाजा दशकों से बंद था। अंजलि और फादर ऊपर तान्या को संभालने के लिए रुक गए। जैसे ही विक्रम ने तहखाने का भारी दरवाजा तोड़ा, एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू उसके नथुनों से टकराई। नीचे सीढ़ियां नहीं थी,
बस एक ढलान थी जो सीधे अंधेरे में जा रही थी। विक्रम नीचे उतरा तो उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी दीवार पर पड़ी। वो दीवार ईंटों की नहीं बल्कि हजारों जानवरों और शायद इंसानी खोपड़ियों से बनी थी। बीचों बीच एक पुरानी मेज थी जिस पर एक काली किताब और एक कटा हुआ चांदी का हाथ रखा था। तभी ऊपर से अंजलि की चीख सुनाई दी। विक्रम तेजी से ऊपर भागा। ऊपर का नजारा और भी भयावह था। तान्या अब बिस्तर पर नहीं थी। वो छत से चिपककर मकड़ी की तरह तेजी से घूम रही थी और उसके मुंह से काले रंग का गाढ़ा झाग निकल रहा था। फादर डिसूजा के हाथ से क्रॉस गिर चुका था और उनके कपड़े फटने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य नाखून उन्हें नोच रहे हों। विक्रम, नीचे? नीचे क्या मिला? फादर ने मुश्किल से पूछा। एक किताब और एक चांदी का हाथ, विक्रम चिल्लाया। जैसे ही विक्रम ने चांदी का हाथ शब्द बोला, तान्या या उसके अंदर का शैतान एक ऐसी चीख मारी कि घर की छत की लकड़ियां टूटने लगीं। वो छत से सीधे विक्रम के ऊपर कूदी। उसकी ताकत एक 12 साल की बच्ची की नहीं बल्कि एक सांड जैसी थी। उसने विक्रम का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। उसकी आंखें अब अंगारों की तरह लाल थीं। उसने विक्रम के कान में फुसफुसाया, मेरे हाथ को छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं इस बच्ची का दिल यहीं फाड़ दूंगी। विक्रम का दम घुट रहा था। तान्या के हाथों की पकड़ लोहे की जंजीरों जैसी सख्त थी। उसकी नसों में काला जहर साफ देखा जा सकता था। अंजलि पागलों की तरह तान्या का हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शैतान ने उसे एक झटके में दीवार की तरफ फेंक दिया। छोड़ दो उसे, जो चाहिए मुझसे ले लो, विक्रम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। तान्या के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने विक्रम को नीचे पटका और एक ऐसी आवाज में बोली जो सीधे दिमाग में गूंज रही थी, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे वो चांदी का हाथ वापस चाहिए। उसे लाओ और इस वेदी पर रखो, तभी मैं इस लड़की को छोड़ूंगा। फादर डिसूजा ने लड़खड़ाते हुए अपनी बाइबल उठाई। विक्रम, मत सुनना, वो चांदी का हाथ इस शैतान की कैद है। अगर तुमने उसे आजाद कर दिया तो ये सिर्फ तान्या को ही नहीं, पूरे शहर को राख कर देगा। शैतान ने तान्या के शरीर को अंदर से मरोड़ना शुरू किया। तान्या की हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। वो दर्द से तड़पने लगी, हालांकि उसकी आंखों में अब भी वही शैतानी चमक थी। वो अपनी ही बेटी को उसके पिता के सामने तड़पा रहा था। विक्रम के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी बेटी को मरते हुए देखे या उस प्राचीन बुराई को आजाद कर दे। मैं उसे लेकर आता हूँ, विक्रम चिल्लाया और दोबारा तहखाने की ओर भागा। अंधेरे तहखाने में पहुंचकर उसने उस चांदी के हाथ को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे हजारों आत्माओं की चीखें सुनाई दी। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। विक्रम उसे लेकर ऊपर आया, जहां फादर डिसूजा उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम, रुको, ये एक जाल है, फादर चिल्लाए। लेकिन विक्रम ने नहीं सुना। उसने जैसे ही वो चांदी का हाथ तान्या के करीब रखा, कमरे की हवा एक चक्रवात की तरह घूमने लगी। तान्या का मुंह चौड़ा खुला और उसके अंदर से एक विशाल काली छाया बाहर निकलने लगी। वो छाया धीरे धीरे उस चांदी के हाथ में समाने लगी। सब कुछ शांत हो गया। तान्या बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन तभी फादर डिसूजा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने देखा कि चांदी का हाथ अब चांदी का नहीं रहा। वो धीरे धीरे मांस और खून के एक असली हाथ में बदल रहा था। वह कैद टूटा नहीं था, वो जिंदा हो रहा था।
कमरे में छाई खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट थी। तान्या बेजान होकर फर्श पर गिर चुकी थी, लेकिन वो चांदी का हाथ अब पूरी तरह से एक जिंदा धड़कते हुए मांस के हाथ में बदल चुका था। उसकी नसें फड़क रही थीं और उसमें से काला खून रिस रहा था। विक्रम, तुमने ये क्या कर दिया? फादर डिसूजा की आवाज में एक अनजाना खौफ था। अचानक वो हाथ हवा में ऊपर उठा। तहखाने की दीवारों से हजारों काली परछाइयां निकलकर उस हाथ की ओर खींचने लगी। वे रूहें उस हाथ के चारों ओर लिपटने लगी और धीरे धीरे एक विशालकाय बिना खाल वाले शरीर की शक्ल लेने लगी। हड्डियां खुद ब खुद जुड़ रही थीं। उनकी आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। विक्रम ने तान्या को गोद में उठाया और पीछे हटा। फादर, हमें यहाँ से भागना होगा। अब भागने का वक्त निकल चुका है। फादर ने अपनी आखिरी बची हुई पवित्र राख हवा में उड़ाई। ये अब सिर्फ एक साया नहीं है, इसने भौतिक रूप ले लिया है। अगर ये घर से बाहर निकला तो ये तबाही मचा देगा। वो नया बना हुआ जीव अब 7 फीट लंबा था। उसका चेहरा अभी भी अधूरा था, बिना आंखों, सिर्फ एक चौड़ा और गहरा छेद जहां उसका मुंह होना चाहिए था। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे पूरे घर की छत की लकड़ियां ढहने लगीं। तभी अंजलि ने देखा कि वो जीव तान्या की तरफ बढ़ रहा था। वो अपनी बेटी को पूरी तरह से निगलने आया था, ताकि उसे अपनी मुकम्मल पहचान मिल सके। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस राक्षस के पैर पर वार किया, लेकिन कुल्हाड़ी उसके मांस में ऐसे फंस गई जैसे वो किसी दलदल में चली गई हो। उस जीव ने विक्रम को एक झटके में हवा में उछाला और उसका सिर छत से जा टकराया। तान्या को बचाओ, विक्रम ने अर्धचेतन अवस्था में चिल्लाया। फादर डिसूजा समझ गए कि अब सिर्फ प्रार्थना काम नहीं आएगी। उन्होंने विक्रम के कान में फुसफुसाया, इस जीव का दिल उस चांदी के हाथ के अंदर ही धड़क रहा है। उसे वापस उस किताब के साथ जोड़ना होगा, वरना ये कभी नहीं मरेगा। लेकिन वो हाथ अब उस राक्षस के सीने के बिल्कुल बीच में धंस चुका था। घर अब एक खंडहर में तब्दील हो रहा था। वो 7 फीट लंबा मांस का राक्षस तान्या के करीब पहुंच चुका था। उसका अधूरा चेहरा कांप रहा था, जैसे वो तान्या की बची कुची रूह को सूंघ रहा हो। विक्रम, तुम्हें इसके सीने के अंदर हाथ डालना होगा, फादर डिसूजा चिल्लाए। वह हाथ ही इसका केंद्र है, उसे बाहर निकालो। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत बटोरी। जैसे ही वो राक्षस तान्या को उठाने के लिए झुका, फादर डिसूजा ने अपनी बची हुई पूरी शक्ति के साथ लैटिन मंत्रों का जाप शुरू किया। फादर के हाथ से निकलने वाली एक पवित्र रोशनी ने उस जीव को कुछ क्षणों के लिए जड़ कर दिया। अभी विक्रम, अभी। फादर का चेहरा पसीने और खून से लथपथ था। उनकी नसें फटने लगी थीं, क्योंकि वो राक्षस अपनी पूरी ताकत से उस रोशनी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। विक्रम पागलों की तरह आगे बढ़ा। उसने अपनी नंगी हथेली उस राक्षस के सीने के उस मांसल छेद में डाल दी। अंदर का तापमान इतना गर्म था जैसे उबलता हुआ लावा हो। विक्रम की खाल जलने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका हाथ उस धड़कते हुए ठंडे चांदी के हाथ तक पहुंच गया, जो अब मांस के बीच फंसा हुआ था। मिल गया, विक्रम चिल्लाया। जैसे ही विक्रम ने उस हाथ को जोर से खींचा, वो राक्षस तड़पने लगा। उसकी दहाड़ से घर की खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी पाउडर बन गए। फादर डिसूजा ने देखा कि वो जीव अब विक्रम को निगलने की कोशिश कर रहा है। विक्रम,
इसे किताब पर रखो और अपना खून उस पर गिराओ। सौदा तभी खत्म होगा, फादर ने अपनी अंतिम सांसों के साथ चिल्लाकर कहा। तभी राक्षस ने अपना पंजा फादर डिसूजा के सीने के पार कर दिया। फादर की आंखों की रोशनी जाने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपना काम कर दिया था। विक्रम ने उस मांस के हाथ को पूरी ताकत से उखाड़ा और तहखाने की उस काली किताब की ओर फेंका। राक्षस का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। विक्रम के हाथ से खून की धार बह रही थी, जो सीधे उस काली किताब के पन्नों पर गिरी। जैसे ही इंसानी खून और वो मांस का हाथ एक साथ किताब के संपर्क में आए, तहखाने से एक ऐसी गूंज उठी जैसे हजारों लोग एक साथ करा रहे हों। राक्षस का विशाल शरीर, जो फादर डिसूजा को अपनी चपेट में ले चुका था, अब मोम की तरह पिघलने लगा। वो चीखा एक ऐसी चीख जो इस दुनिया की नहीं थी और धीरे धीरे काले धुएं में तब्दील हो गया। फादर डिसूजा जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। विक्रम भागकर उनके पास पहुंचा और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। फादर, हमने उसे हरा दिया। उठिए फादर। फादर ने कांपते हाथों से विक्रम का हाथ थामा और बोले, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती विक्रम, बस अगली पीढ़ी तक टल जाती है। इस किताब को जला देना, इसे कभी कोई और न ढूंढ पाए। इतना कहते ही फादर की आंखों की चमक बुझ गई। उन्होंने तान्या और उसके परिवार को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अचानक पूरे घर में आग लग गई। वो आग लाल नहीं बल्कि नीली थी। वो रूहों को शांत करने वाली आग थी। विक्रम ने बेहोश तान्या और बदहवास अंजलि को संभाला और जलते हुए विला से बाहर की ओर भागा। जैसे ही वे बाहर खुले मैदान में आए, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। वो आलीशान विला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसकी राख हवा में उड़ने लगी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी में कसी उस काली किताब को धधकते हुए मलबे में फेंक दिया। तान्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब बिल्कुल साफ थीं। वही पुरानी मासूमियत वापस आ गई थी। उसने विक्रम को देखा और धीमी आवाज में कहा, पापा, मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। विक्रम ने उसे सीने से लगा लिया। अंजलि और रोहन भी उनसे लिपट गए। सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखाई देने लगी थीं। विचारों अपनी पुरानी कार की ओर बढ़े। विक्रम ने एक आखिरी बार उस मलबे की ओर देखा। वहां धुएं के बीच उसे फादर डिसूजा की एक धुंधली सी आकृति खड़ी दिखी, जो उन्हें विदा कर रही थी। विक्रम ने सिर झुकाकर उन्हें नमन किया। गाड़ी स्टार्ट हुई और वे उस मनहूस जगह को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर निकल गए। शैतान हार चुका था, लेकिन विक्रम के हाथ पर लगा वो गहरा निशान उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कुछ सौदे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे बस सो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली कहानी कौन से विषय पर लाऊं, ये कमेंट में जरूर बताएं।